हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 कल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। आज पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, उसके फंक्शन, उसमें जो मेन टेस्टिस है उसके फंक्शन बताए थे मैंने। जो टेस्टिस का क्या फंक्शन है, उसमें मैंने कि 2 फंक्शन है उसके टेस्टिस के। पहला तो वो स्पर्म फॉर्म करता है और दूसरा एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, आज हम पढ़ेंगे। वैसे ही सेम टू सेम फीमेल में भी होता है, एक मेल फीमेल गैमेट होता है। जैसे मेल गैमेट होता है वैसे फीमेल गैमेट भी होता है। तो हम देखेंगे कि कौन क्या क्या होता है फीमेल गैमेट फीमेल्स में। ओके, मेनली हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग, जो फीमेल जर्म सेल है या सेक्स सेल है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है और एग है, वो किससे कहाँ बनता है? ओवरीज में बनता है। ओके, कहाँ बनता है? ओवरीज में बनता है। इसका डायग्राम देखते हैं कहाँ बनता है। ये रहा ओवरीज, ये रहा एक ओवरी। इसमें क्या बनता है? जो एग होता है, क्या जब जर्म सेल होता है या फिर एग होते हैं, वो कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। जब फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरीज, कहाँ बनता है? ओवरीज में। ओवरीज में बनता है ये। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, और ये जो है कुछ हॉर्मोन्स के फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कौन? ओवरीज। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेल में होता है मेल गैमेट जिसको हम कहते हैं स्पर्म, वैसे फीमेल गैमेट भी होता है जिसको हम कहते हैं एग। ओवरी में क्या बनता है? एग बनता है। तो जो एग है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन बनाने के लिए भी, और फीमेल का जो फीमेल गैमेट है उसको हम कहते हैं एग। उसका दूसरा काम क्या है? हार्मोन को सिक्रेट करना, जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। तो इसमें यही बोला है कि जो एग है, जो जर्म सेल है, वो कहाँ बनता है? ओवरीज में, और एक हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। OEST। ये हार्मोन सिक्रेट करता है कौन? ये हार्मोन सिक्रेट करता है एग इन फीमेल। ओके, मैंने आपको बताया था मेल में एक जो स्पर्म मेल गैमेट होता है उसको कहते हैं स्पर्म। स्पर्म भी, जो स्पर्म है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल में जो हार्मोन, जो एग सिक्रेट करता है हार्मोन, उसको कहते हैं ओस्ट्रोजन। ओके, ऑस्ट्रोजन होते हैं। ओवरीज में क्या प्रेजेंट होता है? एग होता है। ओके, एग प्रेजेंट होता है। जैसे हम मतलब जैसे हम एक कोई बच्चा बेबी बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो उसमें बहुत सारे 1000 ऑफ एग्स होते हैं। ओवरीज में बहुत सारे एग होते हैं, बट जो वो एग है क्या होते हैं? वो इमेच्योर होते हैं। क्या होते हैं? वो इमेच्योर होते हैं। तब वो एग इमेच्योर होता है, और उसके जो एक एज लिमिट मैंने आपको बताया था कि 1 to 10 ईयर्स के बीच में क्या होता है? हाइट बढ़ती रहती है। बताया था मैंने आपके प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक एज लिमिट होती है, उसमें क्या होता है? आपका हाइट का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता है, बट आफ्टर कुछ एज के बाद वो जो ग्रोथ है हाइट का, वो स्लो डाउन हो जाता है। तब उस एज में क्या होता है? उस एज में जो मेच्योरिटी स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्या होता है? मेच्योरिटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस एज में जब मेच्योरिटी होना स्टार्ट होता है, जब वो एग है वो इमेच्योर से मेच्योर होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे एग्स हमारे ओवरीज में होते हैं, बट वो क्या होते हैं? इमेच्योर एग होते हैं। ओके, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी स्टार्ट जो होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो जो हमारे एग्स है वो होते हैं क्या? मेच्योर होने लगते हैं। क्या होते हैं? मेच्योर होने लगते हैं। ओके, और वो मेच्योर होने लगते हैं। एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। जो एग है वो हर एक मंथ में ओवरीज से एग प्रोड्यूस करता है, और जो एग है वो द एग इज कैरिड from the ovary to the womb through the thin oviduct or a fallopian tube. Okay, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये रहा ओवरी, इसमें से एग होते हैं, ये एग होते हैं। इसमें से एग जो है वो यूटेरस में जाता है, इसको हम वूम्ब भी कहते हैं। ओके, तो ये जो एग है हर एक मंथ रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ जाता है? यूटेरस में जाता है।
ओके, कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। वो फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। वो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो जो एग है वो कहाँ जाता है, हमारे यूट्रस में जाता है। यूट्रस मतलब ओम भी कहते हैं हम। ओके, देखते हैं फिर। ओके, the egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or a fallopian tube. Okay, this oviduct unite in the elastic, और जो oviduct में जाते हैं, ओवरी से जो एग यूट्रस में जाते हैं, तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं क्या, यूट्रस। मतलब यूट्रस को क्या कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और जो ओवरी से जो एग जाता है वो कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। ओके, जो यूट्रस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द कार्विक्स, और जो यूट्रस है वो एक यूट्रस ओपन होता है एक वेजिना से इनटू द वेजिना, एक वेजिना में ओपन पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्या, कार्विक्स। क्या कहते हैं, कार्विक्स, जहाँ से स्पर्म एंटर होता है। ओके, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो स्पर्म है वेजिनल पैसेज से वेजिना के थ्रू अंदर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्स होता है तो जो स्पर्म है वो किसके थ्रू अंदर जाता है, वेजिना के थ्रू। किसके थ्रू, वेजिना के थ्रू अंदर जाता है। ओके, जब वो अंदर जाता है, ओके, तब वो कहाँ मिलता है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट के पास मिलता है। देखते हैं डायग्राम में, देखिए ये है एक यूट्रस, बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस। यहाँ पे एक ओपन है वेजिना के पास, ये ओपन पार्ट है, क्या कहते हैं इसको, कार्विक्स कहते हैं। यहाँ से स्पर्म अंदर जाता है, कहाँ से, वेजिना के थ्रू स्पर्म अंदर जाता है, और ये कहाँ, वो ओविडक्ट के पास जाता है, फेलोपियन ट्यूब के पास। यहाँ पे जब एग प्रोड्यूस होता है तो ये यहाँ पे जब एग में स्पर्म और एग मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जायगोट फॉर्म होता है। ओके, क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है। यहाँ से स्पर्म अंदर जाता है, यहाँ पे एग आ रहा है, यहाँ पे जब ये दोनों मिल जाते हैं, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मैंने आपको बताया था मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, फीमेल गैमेट एग। तो ये स्पर्म और एग मिलकर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या फॉर्म हुआ, फर्टिलाइजेशन से जायगोट फॉर्म हुआ। ओके, द फर्टिलाइजेशन एग स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल्स सेल और एम्ब्रायो। जो फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ पे एग मिले, स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ पे क्या बना, जायगोट। और जो जायगोट है वो डिवाइड होकर क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रायो में फॉर्म करता है। ये जो एम्ब्रायो है यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। ओके, ये जो यहाँ पे एग फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये यूट्रस में जाके क्या होता है, चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रायो। ओके, ये जो लाइनिंग बनी होती है, ये एक ब्लड की लाइनिंग बनी होती है। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका वर्क क्या है, मतलब इसे मेनली काम क्या है। जो ब्लड रेड लाइक जो स्ट्रक्चर बना है, ये मेनली ब्लड है, तो इसका मेनली काम क्या है। तो ये जो क्या है, एम्ब्रायो क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। ओके, क्या होता है, जो यूट्रस जायगोट जो है वो डिवाइड होकर क्या होता है, एम्ब्रायो में फॉर्म हो जाता है। एम्ब्रायो क्या होता है, यूट्रस में जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organ to become fetus. वहाँ पे क्या होता है, उसको जो एम्ब्रायो है वो यूट्रस में जो लाइनिंग है, मैंने आपको अभी लाइनिंग बताई, रेड लाइन, जो रेड ब्लड की एक लाइनिंग थी, उसमें वो एम्ब्रायो इम्प्लांट हो जाता है और वो वहाँ पे ग्रो होने लगता है, डेवलप होने लगता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, फीटस में। ओके, किस में चेंज हो जाता है, फीटस में चेंज हो जाता है। द लाइनिंग थिक है, वो जो लाइनिंग है, मैंने आपको जो रेड लाइनिंग थी यूट्रस में, वो डेवलप होने लगती है, ठीक है, मोटी होने लगती है। ओके, एंड रिच सप्लाई विद द ब्लड ऑफ नरिश एंड ग्रोइंग एम्ब्रायो। और जब उसको ज़्यादा उसको ब्लड सप्लाई बहुत अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में होने लगता है, तो क्या होता है, एम्ब्रायो ग्रो होने लगता है। जो एम्ब्रायो है वो किससे ग्रो होता है, थ्रू द ब्लड उसको नरिश करता है एम्ब्रायो को, और वो एम्ब्रायो ग्रो होने लगता है तेजी से। ओके, जो एम्ब्रायो है वो ग्रो हो रहा है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तभी तो बड़ा हो रहा है। मतलब अगर बड़ा हो रहा है तो कुछ तो उसको एनर्जी मिल रही है, तब वो बड़ा हो रहा है। तो उस एनर्जी उसको एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। जो उस एम्ब्रायो को जो ब्लड, रिच अमाउंट ऑफ ब्लड मिल रहा है थ्रू द मदर से, जो उसको ब्लड मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, एक स्पेशल टिश्यू है उसके थ्रू मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा।
क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाजेंटा। मेनली डेफिनेशन में 1-2 मार्क्स का पूछ लेता है व्हाट इज प्लाजेंटा। ओके, तो आप बताइएगा द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लाजेंटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछते हैं, मेनली बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो जो एम्ब्रायो है वो नरिश होता है थ्रू द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लाजेंटा। ओके, ये जो प्लाजेंटा है, प्लाजेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर से क्या जाता है, वो एम्ब्रायो में जाता है, जिससे एम्ब्रायो क्या होता है, डेवलप होता है, ग्रो होता है। ओके, तो जो मदर है, एम्ब्रायो, मदर से इसको प्लाजेंटा के थ्रू क्या किया जाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, जब ऑक्सीजन जाता है तो ये इसको वापस क्या देता है, एम्ब्रायो अपनी मम्मी को क्या देता है, CO2। ओके, क्या देता है, CO2। जब ग्लूकोज देता है, जाता है मदर से एम्ब्रायो में, तो उसको क्या देता है, यूरिया। ओके, क्या देता है, यूरिया। तो इसमें जो भी मेनली मदर है, मदर से क्या देता है, उसको, उसके एम्ब्रायो को, बेबी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन थ्रू द प्लाजेंटा। किसके थ्रू जाता है बेबी में, थ्रू द प्लाजेंटा। ओके, स्पेशल टिश्यू प्लाजेंटा। और एम्ब्रायो से मदर में जाता है किससे, CO2 और यूरिया, मेनली वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस। ओके, जो मदर से एम्ब्रायो वो में क्या जाता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, और एम्ब्रायो से मदर में क्या जाता है, मेनली वेस्ट सब्सटेंस। और वो वेस्ट सब्सटेंस उसकी मम्मी, जो मम्मी में है, उसको फिर क्या कहते हैं, उसको एक है, फिर वापस उसको अच्छी तरह रीजनरेट करके वो वापस क्या करती है, ये एम्ब्रायो में चली जाती है, एम्ब्रायो में ट्रांसफर कर देती है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है मदर से एम्ब्रायो में कैसे जाता है, तो थ्रू द प्लाजेंटा। और क्या क्या जाता है थ्रू द प्लाजेंटा से, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन मदर से एम्ब्रायो में जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया मैंने, जिसमें बताया कि जो फीमेल गैमेट क्या है, एग है। एग कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में। ओवरी में जब ओवरी जो हर एक मंथ एक एग रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, वो ओविडक्ट से, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ जाता है, यूथरस में जाता है, यूथेरा में जाता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है, क्या ये जब स्पर्म वेजिना के थ्रू एग से फर्टिलाइज होता है इन द ओविडक्ट, तब क्या होता है, जो एम्ब्रायो फॉर्म होता है। एम्ब्रायो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रायो फिर क्या करता है, वो यूथरा में जो एक लाइनिंग है, रेड कलर की लाइनिंग है, रेड ब्लड सेल की एक लाइनिंग है, उसमें इम्प्लांट हो जाता है। फिर वहाँ से वो ब्लड ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लेता है, फिर वो नरिश होता है, नरिश डेवलप हो जाता है, ग्रो होने लगता है। ओके, फिर क्या बनता है, वो फीटस बनता है। ओके, फिर वो प्लाजेंटा के थ्रू फीटस बन जाता है, फिर प्लाजेंटा के थ्रू जो भी उसको खाना है वो मम्मी से बच्चे में जाता है। और अब देखते हैं जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो 1 दिन तक रहेगा। क्या रहेगा, ये 1 दिन तक रहेगा। सिंस ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, जो ओवरी है हमेशा हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एग रिलीज करती है। जो यूटेरस है, मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है एक लाइनिंग ऑफ ब्लड की लाइनिंग बनाता है, ताकि वो फर्टिलाइज एग ग्रो हो सके। ओके, क्या होता है, जो फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हुआ है, स्पर्म और एग फर्टिलाइज हुए हैं, मिल जाए फ्यूज हुए हैं, तो वो क्या होते हैं, उस लाइनिंग के थ्रू वो ग्रो हो गए, उस लाइनिंग के थ्रू उनको नरिशमेंट मिलती है। ओके, जो लाइनिंग है उसमें मिलती क्या था, ब्लड होते हैं। और तो हर मंथ ओवरी क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। यूटेरस जो है अपने आप को एक प्रिपेयर करता है एक इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड। ओके, तो उससे क्या होता है कि वो फर्टिलाइज एग को ग्रो करने के लिए जो लाइनिंग है वो थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है। क्या होती है, थिक एंड स्पॉन्जी। इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रायो है उससे उस लाइनिंग के थ्रू क्या होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है। किसको, एम्ब्रायो को। इफ फर्टिलाइज्ड एग, अगर वो फर्टिलाइजेशन हुआ है तब उसको एक नरिशमेंट, जो एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट हुआ है, जायगोट के बाद जो डिवाइड हुए हैं उसके बाद क्या हुआ, एम्ब्रायो बना है। तो इस एम्ब्रायो को नरिशमेंट कहाँ से मिलती है, उस लाइनिंग के थ्रू। यूथरस में जो लाइनिंग है रेड कलर की, उस लाइनिंग के थ्रू क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसने वही बोला है, अगर एग जो स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस एग का क्या काम होगा, तो दिस लाइनिंग नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ,
फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक दिन तक वो एग रहेगा, उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो लाइनिंग है वो टूट जाएगी। क्या होगी, वो टूट जाएगी। और जो वेजिना के थ्रू वो ब्लड निकल जाएगी। क्या होता है, वो वेजिना के थ्रू क्या होगा, वो ब्लड निकल जाएगा। ओके, तो उस जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मैंने कहा कि अगर फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, फर्टिलाइज हुआ तो एम्ब्रायो में ग्रो हुआ, एम्ब्रायो को जो नरिशमेंट मिलेगी वो ब्लड, वो जो लाइनिंग है रेड ब्लड सेल की, उससे उसको नरिशमेंट मिल रही है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो अब जो लाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो लाइनिंग की जरूरत नहीं होगी, तो वो टूट जाएगी, टूट के वेजिना के थ्रू ब्लड निकल जाएगा। मेनली गर्ल्स में होता है, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसको। ये यूजुअली जो मेंस्ट्रुएशन है वो अबाउट 2 और 8 डेज रहता है। ओके, इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 और 8 डेज। ओके, तो कुछ मेंस्ट्रुएशन में कुछ और 2 टर्म्स हैं जो देखते हैं। एक है मेनार्क। इसमें क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं मेनार्क। ओके, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेनली एज लिमिट है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेनार्क। उस जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ लाइक 13 ईयर्स कहते हैं। 13 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। मेनली हम पीरियड्स कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है मेनली गर्ल्स में। और जब एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, मेनली खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है कि इस एज में खत्म हो जाएगा, इस एज में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, बट मेनली अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि 13 ईयर्स में मेनली स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो 13 ईयर्स में मेनली क्या होता है, जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन हम उसको कहते हैं मेनार्क। और जो स्टॉप होता है उसको क्या कहते हैं हम, मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। मेनली क्या होता है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। इसको मेनली कहते हैं कि 45 ईयर्स तक, 45 ईयर्स के बाद क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो खत्म हो जाता है। और 13 ईयर्स तक, 13 ईयर्स से जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं मेनार्क। और जो जब स्टॉप होता है, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है, मतलब एक लास्ट स्टेज है कि हाँ अब नहीं होगा इसके बाद मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स, तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। ओके, मेनली 45 ईयर्स बोलते हैं कि 45 ईयर्स के बाद जो क्या मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, अब नहीं होगा, खत्म हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन पता चला, मेंस्ट्रुएशन क्या है, हर एक मंथ जो एवरी मंथ गर्ल्स को आता है पीरियड्स, उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पता है, तो जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो जरूरी नहीं है। ओके, जरूरी नहीं है कि सेक्स तो जरूरी ही है। अगर हम रेडी नहीं, हमारा बॉडी और माइंड जरूरी कैपेबल नहीं है कि रेडी नहीं है करने के लिए, तो हमें फोर्सफुली करना भी नहीं चाहिए कि हाँ नहीं हमें बच्चा पैदा करना है, नहीं हमें करना ही है, मतलब करना है। किसी के प्रेशर में मतलब ये करना जरूरी नहीं है, तो नेसेसरी नहीं है कि सेक्स करना जरूरी ही है। ओके, एक टाइम होता है, जैसे एक टाइम होता है कि हाँ चलो हम मैच्योर हो गए, अब हमारा बॉडी और माइंड दोनों ठीक है कि हाँ चलो हम कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चा पैदा करने के लिए। बट विदाउट, अगर आपको लगता है कि नहीं है, हम मैच्योर नहीं हुए हैं, कैपेबल नहीं है, हमारा बॉडी और माइंड कैपेबल नहीं है सेक्स करने के लिए, तो हमें आई थिंक सो नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है मेनली फिजिकली, मेंटली, सोशली सब एक कंप्लीट चाहिए होता है कि हाँ चलो ठीक है, जब हम कंप्लीट सही हैं, कैपेबल हैं, तब हमें ये जो सेक्सुअल सेक्स जो है वो कर लेना चाहिए। बट अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ओके, तो ये जो कुछ डिजीज होता है सेक्सुअली, जो एक डिजीज होते हैं सेक्स करने से, मतलब कुछ सेक्सुअली डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं जो सेक्सुअली कांटेक्ट पे ही आते हैं। मतलब सेक्सुअली हम कांटेक्ट एक दूसरे से मिलते हैं तब ये कुछ डिजीज ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, लाइक जैसे देखते हैं घेनोरिया, साइफिल्स, ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, क्या होता है, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल कांटेक्ट पे ये जो डिजीज है एक दूसरे से एक से दूसरे में स्प्रेड होता है। ओके, ट्रांसमिट होता है। तो जो बैक्टीरियल जो है क्या होता है, घेनोरिया एंड साइफिल्स। और जो वायरल है HIV, वॉट्स। ओके, ये क्या है, ये वायरल है। और ये दोनों घेनोरिया और साइफिल्स क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। जो एक सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है डिजीज, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STD, ओके, STD कहते हैं। ओके, जिसे हम सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तब ये डिजीज एक दूसरे से स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है।
तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, जैसे कि हमें ये कुछ लेने से या फिर ये कुछ लेने से ये सब प्रॉब्लम्स हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं या प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिससे अनवांटेड या अननेसेसरी प्रेगनेंसी से हम अवॉइड कर सकते हैं, फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं फिर क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यूजुअली क्या होता है, इसका मतलब कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर अनवांटेड अननेसेसरी प्रेगनेंसी होता है उससे हम हेल्प कर सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अलग अलग टाइप्स के, जैसे फिजिकली है, केमिकली है, या कुछ अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, तो देखते हैं फिजिकली क्या होता है। जब फिजिकली मेथड्स क्या होते हैं, जब स्पर्म एग से फ्यूज होता है, जब हम स्पर्म जो है वेजिना के थ्रू स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उसके लिए कुछ यूज कर सकते हैं ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, लाइक कॉन्डम यूज कर सकते हैं हम, कि कॉन्डम अगर यूज किया तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी से। ओके, सेकेंड देखते हैं केमिकली क्या होता है। फिजिकली क्या होता है, प्रिवेंट फ्यूजन। ओके, फिजिकली में क्या है कि हमें फ्यूजन को प्रिवेंट करना। ओके, ओके, फिजिकल मेथड क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूजन। ओके, स्पर्म और एग का फ्यूजन से प्रिवेंट करना। ओके, उसके लिए हम क्या मेनली यूज करते हैं, कॉन्डम यूज करेंगे। ओके, कॉन्डम। ओके, सेकेंड देखते हैं क्या केमिकल चेंज भी क्या है कि कोई मेडिसिन, आजकल तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ओके, बहुत सारी मेडिसिन आ गई जिसमें हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, जिससे खा के हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, बट उसके क्या है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। लाइक देखिए, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइज कैन नॉट ऑकर। ओके, जो पिल्स है, जो मेडिसिन है, हम उसको लेंगे अगर खाते हैं तो उसमें एक हार्मोनल चेंज आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा विद स्पर्म के साथ एग्स जो है एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। बट इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। ओके, तो साइड इफेक्ट भी बॉडी में बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज था। लूप्स और कॉपर टी आर प्लेस इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जो यूट्रस में क्या होता है, एक लूप, एक टी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, किससे, कॉपर से एक टी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। ओके, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से। तो इसमें बोला है कि जो टी लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, कॉपर से बनता है। ओके, क्या होता है, जो कॉपर टी या फिर लूप, जो टी लाइक स्ट्रक्चर है, एक यूट्रस में एक टी लाइक स्ट्रक्चर बनता है विद द हेल्प ऑफ कॉपर, जो प्रिवेंट करता है क्या, प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं जिसे सर्जरी करके हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। ओके, तो जैसे देखते हैं सर्जिकल मेथड्स क्या है। द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड। जो मेन का जो वास्ट डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको पढ़ा रही थी। तो जो वास्ट डिफरेंस है मेनली मेल में होता है, ये फीमेल में नहीं होता है। ओके, मैंने आपको बताया था जो वास्ट डिफरेंस है मेल का वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो ट्रांसफर ना हो जाए। ओके, ट्रांसफर ना हो फीमेल, ओके, फीमेल के एक से फ्यूज ना हो। मेल इज ब्लॉक द स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म ट्रांसफर ना हो। ओके, इसके कारण क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस है मेल का वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में कैसे प्रिवेंट करेंगे, जो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है, तो अगर फेलोपियन ट्यूब हमने ब्लॉक कर दिया तो जो एग है वो यूट्रस में नहीं आएगा, वो वहीं के वहीं रहेगा, तो स्पर्म जो है वो एग से फर्टिलाइज नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर देते हैं इन फीमेल, जिससे क्या हो जाए, एग विल बी नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, जिससे यूट्रस में एग नहीं जाएगा और उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके,
बोथ केस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। ओके, दिस ये मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड है, जिससे सर्जिकल मेथड में क्या है कि जो मेल में है वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देना, फीमेल में फेलोपियन टिप को ब्लॉक कर देना। ओके, जिससे मेल में क्या है कि जो स्पर्म ट्रांसफर ना हो जाएगा, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया, फीमेल में फेलोपियन टिप्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे एग यूट्रस में ना जाए और स्पर्म से ना मिले। ओके, ये थी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने आप ये चैप्टर में मैंने आपको आज पढ़ाया कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पहले क्लास में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था कि कैसे रिप्रोडक्शन, जैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बर्डिंग। बर्डिंग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्लेस होता है, किस में होता है। ओके, मैंने आपको कहा था कि मेनली एग्जांपल्स आपको याद करने पड़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें मेनली एग्जांपल्स पूछते हैं कि रीजनरेशन में कौन सा एग्जांपल्स होगा या फिर बर्डिंग में क्या होगा। तो बर्डिंग में क्या पढ़ा था मैंने आपको, क्या बताया था बर्डिंग में, क्या बताया था मैंने, ईस्ट। ओके, ईस्ट बताया था मैंने बर्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेक्सुअल, मैंने बताया था जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। सेक्सुअल में क्या होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, दो पेरेंट मेंबर इन्वॉल्व हो, एक नया ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करे। और सेक्सुअल में क्या होता है असेक्सुअल में कि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करे। ओके, तो इसका क्या है बर्डिंग में ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। ओके, ओवरी है, ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ओवरी में क्या होता है और एग प्रोड्यूस होता है। यूटेरस है, यूटेरस मैंने बताया कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है एक रेड लाइनिंग में, वो क्या होता है, कहाँ होता है, वो यूट्रस में होता है। फेलोपियन ट्यूब मैंने बताया था, फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, वहाँ कहाँ होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। और वास डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया कि मेल में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं इन द सर्जिकल मेथड। मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स में सर्जिकल मेथड बताया था, जिसमें बताया कि वास डिफरेंस को मेल में वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं जिससे स्पर्म ट्रांसफर ना हो। तो इसका आंसर क्या है, वास डिफरेंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एंथर कंटेन। एंथर में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि एंथर से स्टिग्मा में जाता है, क्या जाता है एंथर से स्टिग्मा में, पोलन ग्रेन, क्या जाता है, पोलन ग्रेन। ओके, मैंने आपको बताया था ना जब फ्लावरिंग का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे थे फ्लावरिंग का, कि जो स्टिग्मा, जो एंथर से जो स्टिग्मा में पोलन ग्रेन जाता है। ओके, तो क्या जाता है, द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। ओके, What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? इसमें आपको एडवांटेज बताना है सेक्सुअल और असेक्सुअल का। ओके, तो आप बता दीजिएगा। What are the function of the performed by the testes in human being? ह्यूमन बींग का क्या फंक्शन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोड्यूस करना स्पर्म का फॉर्मेशन करना और एक हार्मोन सिक्रीट करना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मैंने आपको बताया, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों अकर होता है, मैंने आपको बताया कि जो एग है वो जो यूथरा है उसमें जो रेड लाइनिंग होती है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो उसकी जरूरत नहीं होती तो वो टूटने लगता है, उससे मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, मैंने आपको पूछा था ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर। जो मैंने आपको फ्लावर का रिप्रोडक्शन सिस्टम बताया था उसमें मैंने आपको नीचे एक लेवलिंग दिया था, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर। मैंने इनको कहा था कि आप उसको इस नाम को देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आते हैं कि आपको डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। और इसमें नेक्स्ट लास्ट 8 क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताया, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, तो ये आपको मेथड्स एक्सप्लेन करना है इसमें कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमारा चैप्टर खत्म, जो चैप्टर नंबर 8 था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।